क्योंकि पॉलिटिक्स को मैंने कभी पसंद नहीं किया है, शुरू से ही नहीं। कहेगा कि नहीं हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम एयरफोर्स में जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग अपने एरिया का गरीबी कैसे मिटाएं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कि मैं खुद ही अपने ऑफिस के पीछे में एक क्लासरूम चलाता हूँ। अच्छा। ठीक है, उसके क्या हुआ, बच्चे पैदा होते ही मोबाइल चलाने लग रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। मतलब बातें सुनकर कि आपका ये बहुत बड़ा ड्रीम ऑफ एम्बिशन या एम ऑफ एम्बिशन जिसको बोला जाता है, आपके बातों से लगा। अपने से छोटे और अपने बड़ों का इज्जत ना करें तो पढ़ाई का कोई काम पढ़ाई ही नहीं है। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर फाउंडेशन पर। तो आज हम लोग जो शख्स के साथ बैठे हुए हैं, हम लोग के भाटपाड़ा क्षेत्र का सबसे यंगेस्ट ये विधायक है। तो बहुत सारे छात्रों का क्वायरीज था कि इन्हीं के मुँह ज़बानी हम लोग सुने कि बैरकपुर बेल्ट में और विशेष करके भाटपाड़ा क्षेत्र में शिक्षा को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। जितने भी फाइनेंशियल वीक जो लोग फैमिलीज़ हैं, उनके अंदर जो लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, पैसों की वजह से वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या ही हम लोग कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, वो तो पता चलेगा ही आज के इस पॉडकास्ट में। लेकिन भैया के मुंह से हम लोग आज बहुत कुछ शिक्षा से रिलेटेड बात सुनेंगे, जिससे सीख मिलेगा और लाइफ में हम लोग बहुत सारे नॉलेज लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले भैया का हमारे चैनल पर स्वागत है। भैया आप अपने ही मुँह ज़बानी थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे फर्स्ट चैनल पर जो आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। मैं भाटपाड़ा विधानसभा का एमएलए हूं, दूसरी बार का एमएलए हूं। 2019 में एक बार हमारे यहाँ के लोग ने आशीर्वाद देकर मुझे बनाया था, और फिर 2021 में फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया, और फिर से उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ बनकर आया हूँ। और मेरी पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं यही बोलना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स को मैंने कभी पसंद नहीं किया है, शुरू से ही नहीं। मैं पॉलिटिक्स में आने की एक ही मेरी मोटिव थी कि लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पॉलिटिक्स में आने के बाद और आप जब पद पे आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। सिर्फ पद पर बैठ जाना, उसके बाद आप सब कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। आपको पॉलिटिक्स में आने के बाद ही पता चलता है कि आपके ऊपर भी लोग हैं और उनके ऊपर भी लोग हैं जिनका सबका सपोर्ट चाहिए आपको कोई भी कार्य को फुलफ़िल करने के लिए, मीन्स पूरी तरह से कम्प्लीटली उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये चीज़ें आने के बाद ही पता चली, लेकिन तो भी अब आ गए तो आ गए। अब इच्छा तो थी लोगों के लिए करना है कुछ, अब तो पीछे जा नहीं सकते। तो फिर जैसे समय और जैसे सिचुएशंस लेकर जा रहे हैं वैसे ही हम काम कर रहे हैं। शुरुआत में 2 साल तो समझने में लग गया कि मतलब इस सिस्टम से हम लड़े कैसे और अपने चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। लेकिन फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं, बहुत जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत जगह पे आपको 19-20 ऐसा सिचुएशन आएगा जहां आपको देखना पड़ेगा कि चलो भाई, अगर काम होता है तो वहाँ हमको अपना जो नहीं होता है, हर आदमी का एक होता है ना सिस्टम रहता है कि भैया मैं अपने प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। मतलब अपनी मतलब क्या उसको बोलते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं हम उस चीज़ के लिए कि अपने टर्म्स कंडीशन के साथ मैं किसी तरह से रेगुलेशन गाइडलाइन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी लोगों की भलाई के लिए कुछ हद तक करना पड़ता है, 100% नहीं, लेकिन जहाँ तक आप करिए और जिससे किसी का नुकसान ना हो वहाँ तक आपको करना पड़ेगा। तो ये करके मैंने बहुत हद तक इस सब, अभी देखिएगा आप स्कूल सब में आपको पता चलेगा, कुछ दिन के बाद मैं डिक्लेयर करूँगा कि बहुत सारे स्कूल में बहुत सारा काम किया मैं। ठीक है, हॉस्पिटल में भी काम किया हूँ। मतलब हॉस्पिटल जो बहुत एक प्रेशर वाला सिचुएशन था कि हॉस्पिटल को किस तरह से होना चाहिए, तो हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल से मैं 2 मशीन दे पाया हूँ। एक एक्सरे मशीन और एक यूएसजी मशीन है, और ये बहुत आसानी से हुआ नहीं, बहुत मुश्किल से हुआ। इस मशीन को इम्प्लीमेंट करने में मुझे 6-7 महीने वेस्ट हो गए मेरे, जबकि जो काम 20 दिन में हो जाना चाहिए उसके लिए मुझे 6-7 महीने वेस्ट करना पड़ा। और वो भी इतनी स्मार्टली से काम करना पड़ा, साइलेंटली, कि हमारे जो ओपोनेंट पार्टी उसको पता ना चले। अगर पता चल जाता तो हो सकता मेरा काम से पहले ही उसको रोक दिया जाता, और जब रुक जाता
तो फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करते तो लोग को वो लोग समझाते हैं कि ये काम करना नहीं चाहते इसलिए बहाना दे रहे हैं। आज के समय में देखिए हम सब कुछ करके वो मशीन को ला दिए हॉस्पिटल में, अभी भी उसको लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मतलब उसको स्टार्ट करने में। तो अब स्टार्ट करने में जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसमें तो मुझे ब्लेम नहीं कर सकता लोग, क्योंकि मैं तो मशीन ला दिया। अब तो काम हो गया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के जो भी जो अथॉरिटी है उनके हाथ में। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो इंसान के जीवन में उसको फेस करने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स, अगर अच्छे लोग सोचते हैं कि यार अच्छे लोग के लिए पॉलिटिक्स नहीं है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे भाई तो पॉलिटिक्स कभी चेंज नहीं होगी। फिर जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि मतलब हमारा जो समाज है बहुत पीछे चला जाएगा। इसमें हम सभी यंगस्टर को कंट्रीब्यूशन अपना देना पड़ेगा, सभी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सोचेगा कि नहीं हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे बाकी सब कुछ करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम एयरफोर्स में जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, सब में जाइए, लेकिन पॉलिटिक्स में भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समाज में अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ अच्छा करना है, तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। अगर आप सोचिएगा कि एक आदमी आके बदलाव करेगा तो या तो उसको अंधेरे में चला जाएगा या तो उसको कुछ हो जाएगा, उसको कोई सब मिलकर उसको कुछ ना कुछ कर देंगे एकदम। तो इसीलिए एक अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। एक जैसे बोला जाता है ना कि एक फुटबॉल टीम में एक अकेला कितना भी अच्छा प्लेयर हो वो टीम को नहीं जिता सकता, उसमें टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए एक समाज को अच्छा बनाने के लिए टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उसमें आप सोचेगा कि मैं अकेला कर दूंगा और मैं सोचूंगा मैं ही कर पाऊंगा अकेला, तो ये गलत होगा। तो इसलिए मैं यही बताना चाहूँगा, ये मेरी अपनी थिंकिंग है। चलिए भैया से दूसरा सवाल यही रहेगा कि हमारे बैरकपुर क्षेत्र में हम लोग बहुत ऐसे स्कूल बोलिए या फिर बहुत ऐसे फैमिली देखे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में सफलता पाने के लिए या अपने लाइफ में सफलता पाने के लिए। तो क्वेश्चन यही है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग अपने एरिया का गरीबी कैसे मिटाएं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कि एरिया का गरीबी मिटाने के लिए एक ही रास्ता है, अपने आप को एजुकेट करना है। ये सिर्फ एरिया नहीं, मैं बोलूँगा देश की भी गरीबी मिटाने के लिए आपको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेट तभी हो पाएंगे जब आपके लड़के पढ़ेंगे। लेकिन बहुत जगह ऐसा समस्या भी देखने को मिलता है कि गरीब बच्चे पढ़ना चाहते, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन बहुत जगह पे उनको फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते, या पढ़ाई करते हैं तो फैमिली की प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाते हैं, पिता की हालत, माता की हालत, बहन की हालत। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पिता की तबीयत ख़राब हो गई हो, माता की भी तबीयत ख़राब हो। अब उस जगह पे वो माता पिता की तबीयत के बारे में सोचे कि अपने पढ़ाई के बारे में सोचे, तो इस जगह पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ उनको अपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अमीर बाप के बच्चे हैं, उनको पढ़ने की हर सारी सुविधा होती है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पिताजी के पास इतना पैसा है कि हम नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरा। तो ये जो सोच है, दोनों सिचुएशन जो है, दोनों मैं जो कंपेयर किया अमीर और गरीबी में, ये आप देखने को ज़्यादातर मिलेगा। लेकिन एक जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब फैमिली से, उनको कोई सपोर्ट करने वाला भी है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, मिसगाइड करते रहे, मिसयूज़ करते रहे। या तो फैमिली की तरफ से उनको इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, या तो उनका एनवायरनमेंट उस तरह से नहीं है जिससे वो मतलब पढ़ने में जो रुचि होती है ना, जो इंटरेस्ट, वो उनको नहीं आती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए बता पाऊँगा आपको प्रैक्टिकली कि मैं खुद ही अपने ऑफिस के पीछे में एक क्लासरूम चलाता हूँ। अच्छा। ठीक है, कोचिंग क्लास टाइप का, जिसमें टीचर लोग को मैं अपने तरफ से हायर करता हूँ। अच्छा। और हमारे एरिया के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो सबको बुलाता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ। तो मैंने सोचा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखने का, मिनिमम 10 रुपये उनको चार्ज करूँगा, ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन जब मैं 10 रुपये चार्ज करने के लिए भी ये किया तो कोई अपने बच्चे को भेज ही नहीं रहा था। तो फिर मैं सोचा कि यार अब करना तो है ही मुझे, हो सकता है अभी स्टार्ट करूँ, धीरे धीरे जैसे बच्चे अच्छे प्रोग्रेस करने लगेंगे तो माँ बाप अपने आप इंटरेस्ट देने लगेंगे। मतलब 10 रुपये क्या वो सोचेंगे जब मेरा बच्चा इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है तो 10 क्या 20 रुपये देंगे हम,
ठीक है। जबकि 10-20 रुपये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक होता है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं सोचता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मिनिमम चार्जेस मैं लेता था, लेकिन वो भी मैंने नहीं लिया, फिर बाद में छोड़ दिया। लेकिन मैं देखता हूँ बच्चे लोग रुचि नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में। अब हो सकता है कि पढ़ाई उनके समझ में नहीं आ रही इसलिए रुचि नहीं ले रहे हैं। अब कोई चीज़ ऐसा होता है कि जो हमको इंटरेस्ट आता है तो आप देखिएगा हम उसमें बहुत रुचि लेते हैं, और जो इंटरेस्ट नहीं आता है, जो हमारे सर के ऊपर से जाता है, हम उसमें रुचि ही नहीं लेते हैं। तो हो सकता है पढ़ाई की स्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पढ़ाई को ऐसे करना पड़ेगा, जो बच्चे आजकल दिन भर देखते हैं टीवी में कार्टून देखते रहते हैं और कार्टून देखने में पूरा अपना समय बिता देते हैं, या गेम्स खेलने में अपना समय बिता सकते हैं, तो उनको पढ़ाई भी इस तरह से करनी है कि पढ़ाई के साथ साथ वो मतलब नहीं होता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो पढ़ाई, कि जिसमें उनको रुचि आए। रुचि आएगी तो हो सकता है उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए। और कंपटीशन भी होना चाहिए बच्चों में। छोटे से ही कंपटीशन हो जाना चाहिए। जैसे मान लो आप 5 बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं, पेपर सेट किए उनके हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, और उनमें ये कर दिए कि जो अच्छा प्रोग्रेस करेगा आपको इनाम के तौर पे हम ये रखेंगे। हो सकता है इससे उनको रुचि आ जाए एकदम। क्योंकि आज के टाइम में बच्चे टेक्नोलॉजी की वजह से इतने ओवर स्मार्ट हो गए हैं। देखिए एक समय होना चाहिए हर चीज़ के लिए। हम लोग का जब समय था तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को सीखते थे। एकदम। आज के क्या हुआ, बच्चे पैदा होते ही मोबाइल चलाने लग रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। मतलब जितना उनका दिमाग डेवलप होना चाहिए उससे ज़्यादा वो नॉलेज ले रहे हैं, और वो कभी कभी ओवर नॉलेज भी आपके लिए ख़राब होता है। ही खराब है, क्योंकि हर चीज़ समय के साथ साथ आप गेन करेंगे ना तो आपके लिए सही होगा। लेकिन समय से पहले बहुत चीज़ अगर ज़्यादा ले लीजिएगा तो हो सकता है कि आप ओवर स्मार्ट बन जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में चलने लगे, जिसकी वजह से आपके लिए क्षति हो सकती है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने लगती है। तो आज के टाइम में जो इतनी जल्दी हम देख रहे हैं 2000 मिलीनियम के बाद जो चीज़ें इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में। इवन आप टीवी में देखिएगा, पहले हम लोग का 2 चैनल ही चलता था, डीडी नेशनल और डीडी मेट्रो करके ऐसे कुछ चलता था। आज के टाइम में इतने सारे चैनल चलते हैं, मतलब इतने सारे मूवीज़ के, इतने सारे मतलब अलग अलग टाइप के आप देखिएगा चलते हैं। तो बच्चे इतना जल्दी एडवांस हो जा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत तेज़ी से बदलाव भी बहुत डेंजर होता है। ठीक है, तो ये होना भी सही नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे बहुत नज़र रखना पड़ेगा, समझे। पहले के समय में देखते थे गुरुकुल में गुरुकुल आप देखते थे। गुरुकुल मुझे लगता है कि आज के समय में गुरुकुल जैसा चीज़ होना चाहिए, एकदम। जहाँ बच्चों को पढ़ाई से लेके, अनुशासन से लेके, मतलब सिर्फ पढ़ाई अनुशासन नहीं, हॉर्स राइडिंग से लेके बाकी जितने भी डेली एक्टिविटीज़ जो बोला जाता है, करिकुलर एक्टिविटी है, मतलब तलवार जो भी है, जो भी कला होती है, संगीत हो, डांस हो, ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती थी। मतलब आपको ओवरऑल पूरा परफेक्ट बनाया जाता था। जैसे देखते थे राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल में दे देते थे। गुरुकुल में क्यों देते थे? वो चाहते थे कि मेरा बच्चा भी वहाँ बाकी आम लड़कों के तरह रहे, वो भी आम लड़कों के बीच में रहे, चीज़ों की वैल्यू समझे, वो हर विद्या सीखे जो सीखना चाहिए समाज में उसको रहने के लिए, मतलब जीने के लिए जो विद्या चाहिए वो सब चीज़ सीखे। मतलब हर तरह से फुल्ली वो रेडी होके निकले। उसके बाद वो अपना, उनको जो भी है राजा अपना ये देते थे, मतलब नहीं राजपाट उनको देखते थे कि योग्य हैं कि नहीं, क्योंकि अगर 4 बच्चे हैं तो चारों में से जो सबसे योग्य होगा उसी को दिया जाता है। क्योंकि सिर्फ राज्य चलाने की बात नहीं होती थी, सबसे पहले उसका होता था कि अपने लोगों का दुख सुख, अपने लोगों को समझना। बहुत ऐसे राजा भी बनते थे जो देखते थे कि राजपाट मिला तो अपने माँ बाप को ही जेल में डाल दिए। अपने होते ना, अपने जो वहाँ के लोग थे, जनता, उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। और बहुत ऐसे राजा थे जो इतने दयालु और इतने मतलब ये होते थे कि मतलब राजपाट को इतने अच्छे से संभालते थे, साथ खुद वो लोग को भी आगे बढ़ाते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मतलब इस तरह का गुरुकुल जो हो अगर आज के समय में हो तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम अपने कल्चर को बचा पाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है आपका बातें सुनकर कि आपका ये बहुत बड़ा ड्रीम ऑफ एम्बिशन या एम ऑफ एम्बिशन जिसको बोला जाता है, आपके बातों से लगा। तो क्या आपको अगर कोई भी क्लू मिले, क्लू भी नहीं बोले तो छोटा सा हिंट्स, तो क्या आप गुरुकुल खोलना चाहेंगे फ्यूचर में? बिल्कुल। देखिए गुरुकुल जैसी चीज़ें होनी चाहिए आज के समाज में।
जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को भेजें तो माँ बाप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि मेरा बच्चा जब निकले तो हर तरह से परिपक्व होकर निकले, मतलब पूरा परिपक्व, मतलब उनको कोई चीज़ का टेंशन ना हो। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, देखिए पढ़ाई आप अपने बच्चे को IAS IPS बना दो, लेकिन वो वेल बिहेवियर ना रखे, अपने से छोटे और अपने बड़ों का इज्जत ना करे, तो पढ़ाई का कोई काम नहीं है, कोई पढ़ाई का काम नहीं है। आप मान लीजिए आप ठीक है, मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं अगर अपने मेरे घर पे कोई आया और मैं उसको सम्मान ना दे पाऊँ, मैं उससे व्यवहार सही ना कर पाऊँ, तो फिर वो पैसा और वो किसी को क्या मतलब है। आप बड़े बाप के बेटे होंगे भी, हमको क्या करना उससे, हमको उससे क्या करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है गुरुकुल ओवरऑल एक लड़के को परफेक्ट बनाने के लिए, एक एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए लास्ट सवाल भैया से यही रहेगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि बहुत सारे जो युवा है, जैसे कि आप खुद ही बोलें कि मेरा मन पॉलिटिक्स में आने का एकदम नहीं था, लेकिन कोई एक रीज़न ऐसा हुआ, तो बोला भी जाता है कि भगवान बहुत सारे समय पे आपके दरवाजे खुद बंद कर देते हैं कुछ अच्छे के लिए। तो जैसे भैया का भी सपना था, हो तो कोई कुछ और ही बनने का था, लेकिन आज आ गए, लेकिन इसके जरिए लोगों का ये भला कर रहे हैं। तो ठीक कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सपना रहता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा या बैंक PO या रेलवे, तो वो लोग अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो तब वो क्या करते हैं, मेंटली प्रेशर में इतना आ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं अब किसी लायक नहीं हूँ। वो लोग अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि सब चीज़ छोड़ छाड़ के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, सोचते हैं कि अब कोई रास्ता ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए वैसे भाई लोगों के लिए, वैसे मैं अपने समाज और अपने यंगस्टर ग्रुप के लिए यही बोलना चाहूँगा कि हम बहुत कुछ सोचते हैं जीवन में, ये करेंगे वो करेंगे। मैं खुद सोचता था पॉलिटिक्स, मैंने जैसे बताया मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैं चाहता था एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं। बिज़नेस में बहुत ट्राई किया, लेकिन कभी अपनी गलतियों की वजह से, कभी जो जिनके साथ बिज़नेस करता था उनकी नीयत सही नहीं होने की वजह से, कभी लोग जो ऐसे मिलते थे सोसाइटी में वो चीट कर देते थे। मतलब बहुत कारण से आप धोखा खा जाते हैं बिज़नेस में, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन एक्सपीरियंस उससे मिला मुझे, और आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जीवन में जो चीज़ अभी तक नहीं कर पाया, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था बिज़नेस में, वो मैं ज़रूर करूँगा। आज नहीं तो कल ज़रूर करूँगा। मैं हार मानता नहीं हूँ। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए मैं रुक जाऊँ, स्लो हो जाऊँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करते रहूँगा। और जो बच्चे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करते हैं और हो सकता है कि उस चीज़ को नहीं मिलने पे सुसाइड कर लें, तब सोचते हैं अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं कुछ करूँगा नहीं, जिसके लिए जीवन भर संघर्ष किया वही नहीं मिला, तो अब जी के फ़ायदा क्या। मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश कर सकते हैं, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप देखिएगा भगवान भी गीता में बोले हैं कि आपका काम है कोशिश करना, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप नहीं बता सकते। हो सकता है कि मैं IPS के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं फेल हो गया और मैं सुसाइड कर लिया, और भगवान आपके लिए IAS सोचे थे। या बहुत लोग IAS के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उनके डेस्टिनी में IPS होना था, या फिर वो अच्छे टीचर भी हो सकते थे। बहुत ऐसे हैं जो खुद IAS के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन वो कभी IAS नहीं बने, लेकिन आज वो पढ़ा रहे हैं, और अब उनके पढ़ाई से कितने लोग IAS और IPS बन रहे हैं। तो हम जानते नहीं कि हमारा फ्यूचर क्या है। हम देखिए, आप सोचिए कि मैं बिल्कुल, जो फैमिली मेरा पॉलिटिकल फैमिली है शुरू से ही, मेरे दादाजी के टाइम से, वो लड़का कभी पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता था, लेकिन बताइए वो दूसरी लाइन को चाहता था, लेकिन उसको भगवान ने पॉलिटिक्स उसके लिए ये किया। मतलब मैं वही सोचता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं डिसाइड करते, वो भगवान हमारे लिए डिसाइड करते। हो सकता है वो चाहते हैं कि मेरे हाथ से ही पॉलिटिक्स में कुछ नया बदलाव आए, एकदम राइट, कुछ नई सोच आए, कुछ नए चेंजेस आए, हो सकता है। इसीलिए इतने कम उम्र के लड़के को बार बार मौका मिल रहा है, बार बार भगवान की तरफ से और लोगों की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, और लोग भी एक देखते होंगे शायद मेरे अंदर कि नहीं, इस लड़के में बहुत कुछ करने की कोशिश और चाह है, लेकिन बेचारे की वैसी सिचुएशन अभी नहीं है, सरकार इसके हाथ में नहीं है, अभी इसकी सरकार नहीं है, शायद इस वजह से नहीं कर पा रहा। बहुत सारे बाधा इसको अपोनेंट पार्टी से भी मिल रहे होंगे, लेकिन आज नहीं तो कल ये हम लोग के लिए ज़रूर करेगा। देखिए, काम अच्छा हो नहीं हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए, राइट, ठीक है।
और नीयत जिसकी अच्छी होगी आज नहीं तो कल अच्छा करेगा ही वो। तो इस वजह से शायद भगवान ने मेरे लिए ये चुना है। तो इसीलिए सब मैं यंगस्टर को बोलूँगा जो जिस चीज़ फील्ड के लिए कोशिश करते हैं, अगर आपका नहीं होता है तो आप उसमें निराश मत होइएगा, आप कोशिश करते रहिएगा। हो सकता है कि भगवान आपके लिए उससे बेटर कुछ चुन के रखे होंगे। और आप देखिए जान दे के क्या मिलेगा, जान दे के सीधे आप चले जाएंगे ऊपर, लेकिन आपके जाने के बाद आपके माँ बाप को कितना दुख होता है, जो इतना संघर्ष करके इतने मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, कितना कुछ करते होंगे आपको कुछ बनाने के लिए, और आप 1 मिनट में जान दे देते हैं। तो वो तो छोड़िए आप बने नहीं बने वो तो बात की बात है, लेकिन अपने नौजवान बच्चों को खोने का माँ बाप को कितना दर्द होता है, वो तो तभी आप समझेंगे जब आप खुद माँ बाप बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये काम कभी मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं जगह पे आप फेल हो गए, निराश हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है किसी से बात करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप मुझसे बात कर सकते हैं उस सिचुएशन में। आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझे अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, और मैं उसको बिल्कुल प्राइवेट रखूँगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग जब बातें शेयर करते हैं ना तो बहुत सारे मन हल्के हो जाते हैं, डिप्रेशन हम लोग का चला जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके लिए कोई साथी, कोई पार्टनर या कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो हमारी बातों को अपने तक ही रखे और उसको बोल के मेरा मन हल्का हो जाए। तो आप उस समय में हमको बोल सकते हैं, अगर मुझे उस योग्य समझते हैं तो। चलिए एक छोटा सा बात बोलूँगा भैया से, ये सीखने लायक बात है। जैसे कि भैया बोले कि अभी ये बहुत अच्छे खासे हम बोल सकते हैं पोस्ट पर हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये अदरवाइज़ कोई काम करे, लेकिन इनका एक सपना है बिजनेस। ये आज नहीं कल वो सपना को अपना पूरा करेंगे और शायद मेहनत अभी कर भी रहे हैं। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि एक सिक्के का 2 पहलू होता है। आप लोग पहले पहलू पर ही काम करते हैं और सोचते हैं उसी को हासिल करेंगे, और कहीं ना कहीं जाकर बहुत सारे छात्रों का वो विफल हो जाता है, तो वो हार मान जाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि दूसरा पहलू भी है, फेल हुए हैं तो दूसरा रास्ता भी है, बस मुझे चुनना है और एकदम मोटिवेट होकर रास्ते पे चलना है। तो कभी भी आप लोग ना एक रास्ते पे न चले, प्लान ए और प्लान बी लेकर चले, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज का जो ये पॉडकास्ट था, बहुत कुछ सीखने लायक बात जो आप लोग सीखे, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक इसी तरह अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।